ये है मणिपुर राज्य का सैनबॉर्न क्षेत्र। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सैनबॉर्न तकरीबन 300 किलोमीटर दूर स्थित है। ये क्षेत्र आज के दिन कुछ ऐसा दिखता है और जमीन में ये ऐसा दिखाई देता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1910 में अगर हम जाते हैं, ये सैनबॉर्न क्षेत्र कैसा होगा आप समझ सकते हैं। सैनबॉर्न क्षेत्र में अंग्रेजों के ज़माने में ऐसी एक घटना घटी थी जिसकी गूंज दूर अमेरिका और इंग्लैंड तक पहुंच गई थी। इस वीडियो में 100 साल पहले वो कौन सी घटना थी उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वर्ष 1910 में अंग्रेज मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहती जातियों को क्रिश्चियनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इम्फाल वैली में मेइतेई जाति द्वारा कड़ा विरोध किए जाने के कारण मिशनरीज कन्वर्जन का काम इम्फाल वैली में नहीं कर रही थी। उस समय मणिपुर की बहुसंख्यक मेइतेई जाति कट्टर हिंदू जाति हुआ करती थी। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन के पास एक्सक्लूसिव राइट्स था कि वही मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहती जातियां नागा और कुकी पर काम कर सकती है। वहीं लुसाई हिल्स, जो आज का मिजोरम राज्य है, का एक्सक्लूसिव राइट्स वेल्स मिशनरी के पास था। मिशनरीज के बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी जैसे कंपनियों के बीच होती है। मार्केट कैप्चर करना है, मिशनरीज ने अपना अपना क्षेत्र बांध लिया था। एक मिशनरी कंपनी दूसरी मिशनरी कंपनी के कार्य क्षेत्र में बिना अनुमति लिए काम नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश सरकारी तंत्र में बैठे लोग डबल रोल में होते हैं। उनका एक किरदार मिशनरी का होता है और दूसरा सरकारी। विलियम पेटिग्रू उनमें से एक था। वो कई सरकारी पदों में कार्यरत था। मणिपुर को क्रिश्चियनाइज कराए जाने का जिम्मा विलियम पेटिग्रू को ही जाता है। मणिपुर के तांगखुल नागाज पर विलियम पेटिग्रू ने ही काम किया था। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन मणिपुर हिल्स पर अपना एक्सक्लूसिव क्लेम रखती थी कि वहीं उस इलाके में काम कर सकती है। एक मिशनरी अपने एरिया में दूसरे मिशनरी को घुसपैठिया मानती थी। पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी आती है। उसके बाद अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी यूनियन आती है। वेल्स प्रेस्बिटेरियन मिशन तीसरी एजेंसी थी जो इस क्षेत्र में कन्वर्जन का काम कर रही थी। सैनबॉर्न में मार जाति रहती है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में यहाँ पर कई सांस्कृतिक द्वीप हैं। नागा, कुकी, कचारी, मणिपुरी, तानी इत्यादि सांस्कृतिक द्वीप हैं। ये आदिकाल से चली आ रही परंपरागत पहचान है। इन द्वीपों के अंदर कई जातियाँ आती हैं। सैनबॉर्न में रहती मार जाति कुकी सांस्कृतिक द्वीप के अंदर आती है। लोगों ने कई स्मारक खड़े किए हैं। कई स्मारकों के बीच वर्किंग आर रॉबर्ट्स का स्मारक भी है। वर्किंग आर रॉबर्ट्स मिजोरम आइजोल स्थित वेल्स मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक में डॉक्टर पी फ्रेशर के सहयोगी थे। वर्किंग आर रॉबर्ट्स का अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी और वेल्स प्रेस्बिटेरियन मिशनरी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। इन मिशनरीज के वर्किंग आर रॉबर्ट्स आधिकारिक मेंबर नहीं थे। जैसा कि कहा जाता है, हर एक क्रिश्चियन एक मिशनरी होता है। वर्किंग आर रॉबर्ट्स को पूर्वोत्तर भारत में कहीं भी एक अलग मिशनरी खोलने का सपना था। डॉक्टर पी फ्रेशर के साथ रहकर रॉबर्ट्स ने न सिर्फ लुसाई भाषा सीख लिया था, बल्कि कन्वर्जन में उनका हाथ भी बटाते थे। एक दिन रॉबर्ट्स को सैनबॉर्न के मुखिया से पत्र मिलता है। उसमें ये लिखा था, सर, कम योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट दिस बुक एंड योर गॉड। इस पत्र से रॉबर्ट्स के सपनों को पंख लग जाते हैं। हुआ क्या था, रॉबर्ट्स ने आइजोल के सभी मुखियों को बुक ऑफ जॉन में लिखी गई जीसस क्राइस्ट की कहानी की किताब बंटवाई थी। सैनबॉर्न के मुखिया को रॉबर्ट्स द्वारा बांटी गई जीसस क्राइस्ट की कहानी हाथ लग जाती है। वे भी रॉबर्ट्स को आमंत्रित करते हैं। आइजोल से सैनबॉर्न की ओर रवाना होने से पहले रॉबर्ट्स को मणिपुर के राजा और पॉलिटिकल एजेंट से स्वीकृति लेना था, जो उसको मिल जाता है।
लेकिन रॉबर्ट्स को ये पता नहीं था उनका ये सपना कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का कारण बनता है, जिसका खामियाजा कुकी जाति को उठाना पड़ता है। 1910 में रॉबर्ट्स कुछ कन्वर्टेड लुसाई जाति के लोगों को लेकर सैनबॉर्न में पहुंचता है। सैनबॉर्न में उससे पहले किसी क्रिश्चियन मिशनरी ने कन्वर्जन का काम नहीं किया था। किस डेट में रॉबर्ट्स सैनबॉर्न पहुंचा, उसमें कई वाद विवाद है। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी जो अब तक ये मानकर बैठी हुई थी कि पूरा मणिपुर हिल्स का इलाका उनके अधिकार में आता है, उनको रॉबर्ट्स का हमार कुकी जाति में कन्वर्जन का काम करना चौकन्ना कर देता है। किस डेट में रॉबर्ट्स सैनबॉर्न पहुंचा, उसमें कई वाद विवाद है। 1911 के सितंबर महीने में रॉबर्ट्स मेघालय में शिलोंग और जवाई का दौरा करते हैं। चर्च में वे अपने द्वारा स्थापित की गई मिशन के बारे में बताते हैं। वेल्स मिशनरी को शुरुआत से ही रॉबर्ट्स का पूरा काम पता था। हालांकि रॉबर्ट्स को किसी मिशनरी सोसाइटी ने रिक्रूट नहीं किया था। वेल्स मिशनरी 26 और 28 सितंबर को आयोजित डिस्ट्रिक्ट कमेटी की एक बैठक में रॉबर्ट्स के काम के बारे में अपने आप को औपचारिक तरीके से अनभिज्ञ बताती है और अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी को विश्वास में नहीं लिए जाने का खेद व्यक्त करती है। क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच रॉबर्ट्स को लेकर वाद विवाद शुरू हुई थी कि अक्टूबर में रॉबर्ट्स का ब्रिटिश अधिकारियों के साथ भयंकर मतभेद सामने आता है। मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट शेक्सपियर लुसाई हिल्स के सुपरिंटेंडेंट को टेलीग्राम भेजते हैं, जिसमें वे रॉबर्ट्स को मणिपुर में प्रवेश करने से रोकने के लिए निर्देश देते हैं। विलियम पेटिग्रू मणिपुर में चलाए जा रहे मिशनरी के कामों की देखरेख कर रहे थे। इसकी जानकारी होते ही कि रॉबर्ट्स को मिशनरीज अपने से दूर कर रहे हैं, नवंबर महीने में विलियम पेटिग्रू मणिपुर में रॉबर्ट्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगवाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट से आधिकारिक तौर पर ऑर्डर निकलवा लेते हैं। खुद विलियम पेटिग्रू मानते हैं कि मणिपुर के उन क्षेत्रों में जहां कुकी जाति रहती है, अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी अब तक पहुंचे नहीं हैं। पर रॉबर्ट्स का कुकी जाति के बीच कन्वर्जन का कार्य भारत में प्रोटेस्टेंट मिशन सोसाइटीज के प्रिंसिपल ऑफ कमिटी के सिद्धांत का उल्लंघन कर रही थी। प्रिंसिपल ऑफ कमिटी क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई मिशनरी कन्वर्जन का काम कर रही है, दूसरा कोई भी बिना अनुमति लिए उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। कुछ सालों में ही सैनबॉर्न की मार जाति के साथ ही कुकी संस्कृति के अंतर्गत आने वाली अन्य कई जातियां भी स्थानीय लोगों की सहायता से रॉबर्ट्स के कार्य को स्वीकार करना शुरू कर देती है। रॉबर्ट्स के मिशन का नाम थाडो कुकी पायनियर मिशन रखा जाता है। जल्दबाजी में विलियम पेटिग्रू सैनबॉर्न का दौरा करते हैं। वहां पहुंचकर पेटिग्रू रॉबर्ट्स के पायनियर मिशन के कार्यकर्ताओं को दुगनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव देते हैं अगर वे उनके तरफ आ जाएं, पर स्थानीय लोग रॉबर्ट्स का साथ ही देते हैं। रॉबर्ट्स के ऊपर लगाए गए रेस्ट्रिक्शन के कारण उन्हें इन क्षेत्रों में रहकर काम करने का मौका कभी मिला ही नहीं। पूरा मिशन स्थानीय लोग ही संचालन कर रहे थे। रॉबर्ट्स अपने द्वारा स्थापित की गई मिशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो YMCA के एक्टिव मेंबर भी थे। साथ में वे कलकत्ता स्थित स्क्रिप्चर गिफ्ट मिशन के सेक्रेटरी के पद में भी थे। वेल्स मिशन आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, पर वे कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वेल्स मिशन के द्वारा लुसाई हिल्स में पहले हुए कन्वर्ट्स ही रॉबर्ट्स के नए कमीशन पर काम कर रहे थे। दिसंबर 1913 में आर डाला को लुसाई हिल्स यानी आज की मिजोरम राज्य से भेजा जाता है फील्ड सुपरिटेंडेंट के पद में। आर डाला पहले स्थानीय मिशनरी थे। उनका साथ कई और स्थानीय शिक्षक भी देते हैं। 1914 आते आते रॉबर्ट्स की मिशनरी काफ़ी बड़ी बन चुकी थी। 20 दिसंबर 1914 में ये मिशन पहला प्रेस्बिटरी स्थापित करती है। क्रिश्चियनिटी के शब्दकोश में प्रेस्बिटरी का मतलब ये होता है। 1914 में रॉबर्ट्स की मिशनरी ये आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करती है। The American Baptists had not done any work at all among the Thados, who were utter darkness, heathen are perishing and have a right to know of their Savior, who died for them. And Mr. Roberts felt, after being invited by the chief, that he had to go. After seeing the terrible darkness of the people and how they were going into eternity without having heard of Jesus and his love, he pledged himself to God that he had to do all in his power to help to save these precious souls for whom Jesus died. Is this considered a crime by the Church of Christ?
the carrying of the gospel to perishing souls? If so, is there not something wrong somewhere? अगर आपको थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्राइन्स की जानकारी है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस आधिकारिक स्टेटमेंट से आपको क्रिश्चियनिटी के फ्रेमवर्क को समझ सकते हैं। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि प्रेस्बिटरी के दौरान ही विलियम पेटिग्रू द्वारा लगातार की जा रही प्रेशर से मणिपुर दरबार सैनबॉर्न में ये कहलाते हुए एक दूत को भेजा जाता है, नए मिशन के कार्यकर्ता जल्द से जल्द मणिपुर छोड़ दें। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन के अलावा किसी और मिशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आर डाला मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट कोल को बताते हैं कि उनकी मिशनरी मणिपुर की दक्षिणी भाग में फैल चुकी है, इसलिए उनको अपने लोगों से मिलने के लिए ना तो सरकार मना करे और ना दूसरे मिशनरीज करें। कॉल आर डाला के पक्ष को अनसुना करते हुए कहते हैं उनकी मिशन या तो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी के साथ मर्ज हो जाए या फिर वेल्स मिशनरी के साथ। जहां ये सब चल रहा था, वहीं रॉबर्ट्स की पायनियर मिशनरी जो सैनबॉर्न से शुरू हुई थी, 1919 आते आते दूर दराज जगहों तक फैल जाती है। मणिपुर से भागे कार्यकर्ता दूर नॉर्थ कचार हिल्स यानी आज की असम दिमा हसाओ जिले तक पहुंच जाते हैं, बर्मा और त्रिपुरा तक पहुंचते हैं। रॉबर्ट्स अपने द्वारा स्थापित की गई मिशनरी का नाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जनरल मिशन NEIGM रखते हैं। रॉबर्ट्स की मिशनरी तेजी से दूसरे क्षेत्रों में कन्वर्जन का काम कर रही थी। रॉबर्ट्स के मिशनरी उत्साह को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली और जिस तरीके से त्रिपुरा और असम के प्रांतों में उसके मिशन को शुरुआती दिनों से ही फैलाया गया था, उससे ये साबित हो गया था कि रॉबर्ट्स को दूसरे मिशनरीज की कोई परवाह नहीं थी। दूसरे मिशनरीज रॉबर्ट्स के मिशनरी के ऊपर टकटकी लगाए रखे हुए थे। पानी सर से ऊपर तब हो जाता है जब रॉबर्ट्स की मिशनरी असम के कछार जिले में कन्वर्जन का काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ कमिटी के शिष्टाचार को उल्लंघन करने का आरोप रॉबर्ट्स के मिशनरी पर लगता है। 1922 में प्रोटेस्टेंट फॉरेन मिशन इन बंगाल एंड असम रॉबर्ट्स और उसके मिशनरी को बर्खास्त कर देती है। रॉबर्ट्स की मिशनरी NEIGM पूर्वोत्तर भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में काम कर रही थी। उसका उद्देश्य था NEIGM के कार्यकर्ताओं के ऊपर नियंत्रण किया जा सके और अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी के साथ टकराव ना हो सके। 1929 मणिपुर के राजा चुराचंद सिंह मंजूरी दे देते हैं कि NEIGM राज्य में कार्य कर सकती है, पर अब तक रॉबर्ट्स और उसके मिशनरी NEIGM की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी कि तभी NEIGM के अंदर ही मुश्किलें खड़ी हो जाती है। जिस स्तर पर NEIGM काम कर रही थी उसे फंड्स की आवश्यकता थी। इसके लिए रॉबर्ट्स लंदन में ब्रिटिश एडवाइजरी काउंसिल गठन करते हैं और एक ब्रांच फिलाडेल्फिया में अमेरिकन काउंसिल नाम से स्थापित करते हैं, जिससे वहां से फंड्स लेकर पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और बर्मा तक फैले कार्य को किया जा सके। लंदन स्थित ब्रिटिश काउंसिल और फिलाडेल्फिया में स्थित अमेरिकन काउंसिल में काम कर रहे लोगों को सैलरी में रखा गया था। इसके कारण रॉबर्ट्स द्वारा चलाए जा रहे मिशनरी NEIGM में लगे लोग जो जमीन पर कन्वर्जन का काम कर रहे थे, उनको कई महीनों तक कोई वेतन भी नहीं मिलती है। आर्थिक और वित्तीय परेशानियों के चलते रॉबर्ट्स और ब्रिटिश काउंसिल के बीच टकराव होता है। ब्रिटिश काउंसिल के कई संस्थापक रिजाइन कर देते हैं। वित्तीय संकट से उभर सकें, रॉबर्ट्स लंदन और फिलाडेल्फिया स्थित ऑफिस में खर्च की कटौती करने का प्रस्ताव देते हैं। अनबन चलना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास पनपने लगता है। रॉबर्ट्स के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं। पहला, पाइन एंड कंपनी से मिलकर रॉबर्ट्स बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा, वित्तीय अव्यवस्था। तीसरा, चर्च मेंबरशिप पर गलत रिपोर्ट जमा किया गया है। चौथा, दूर कलकत्ता में रहकर मिशनरी को चलाया जा रहा है। होम बोर्ड 3 सदस्यीय एक टीम गठित करती है। इस टीम में जेसी विलियम, J.E. टर्नली और H.H. कॉलमैन होते हैं। लंदन और फिलाडेल्फिया स्थित होम बोर्ड और पूर्वोत्तर भारत में कार्य कर रही फील्ड मिशन के बीच का अनबन अब एक नया मोड़ लेता है, जब H.H. कॉलमैन और रॉबर्ट्स के बीच का रिश्ता व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल जाता है। H.H. कॉलमैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1910 में सैनबॉर्न से शुरू हुआ रॉबर्ट्स का मिशनरी सफर
NEIGM से उसे ही निकाल दिया जाता है। टीम को असम के कछार जिले में पहुंचे सिर्फ 4 महीने हुए ही थे कि जून महीने में H.H. कोलमैन को लंदन काउंसिल द्वारा जनरल सुपरिटेंडेंट ऑफ द मिशन बना दिया जाता है। चीजें और बदतर हो जाती है जब H.H. कोलमैन गवर्नर ऑफ असम को दिए इंटरव्यू में ये कहते हैं कि वे NEIGM मिशन के अंदर मिसमैनेजमेंट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मणिपुर के राजा से मंजूरी मिल चुकी मेडिकल मिशनरी को वो स्थापित कर सकें। H.H. कोलमैन चाहते थे कि सरकारी मदद से रोबोट्स को पूरी तरीके से दूर कर दिया जाए। वे गवर्नर ऑफ असम के सामने अपना स्ट्रॉन्ग केस रखते हैं कि वे रोबोट्स के चमचे जो असम के कछार जिले में और मणिपुर बॉर्डर में स्थित हैं, वे उनके कामों पर बाधक बन रहे हैं। H.H. कोलमैन धमकी तक देते हैं कि उनकी टीम ही मणिपुर में काम कर सकती है, रोबोट्स के सहयोगी मणिपुर में काम नहीं कर सकते। G.D. वाकर जो असम के कछार जिले के डिप्टी कमिश्नर थे, एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें ये लिखा था, वो जमीन जिसमें NEIGM का नाम चढ़ा है उस जमीन को वो खाली कर दें। यहाँ असम में ये चल रहा था, वहाँ मणिपुर में पॉलिटिकल एजेंट जैसे हिगिंस दोनुना नामक व्यक्ति जो रोबोट्स के पक्ष में था, उसको और उसके लड़के को अल्टीमेटम दे देते हैं कि उनकी अनुमति के बिना मणिपुर में वे प्रवेश नहीं कर सकते। जब ये सब चल रहा था, नए नए कन्वर्ट हुए लोग बहुत डर जाते हैं, कहीं अपना घर बार छोड़ दूसरे जगहों में चले जाते हैं। जिस फुर्ती से असम कछार जिले के डिप्टी कमिश्नर और मणिपुर के पॉलिटिकल एजेंट हरकत में आते हैं, उनका डर इस पर आधारित था कि कहीं 2 कैंपों में बटी NEIGM मिशन एक दूसरे के सामने ना आ जाएं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो जाए। भारत छोड़ लंदन रवाना होने से पहले रॉबर्ट्स धमकी देते हैं कि वे पूरे इश्यू पर आर्टिकल लिखेंगे। मणिपुर स्थित ब्रिटिश अधिकारी डर जाते हैं। रॉबर्ट्स गवर्नर ऑफ असम को दिए इंटरव्यू में कई मांगे रखते हैं। ब्रिटिश अधिकारी जो इस इश्यू में सम्मिलित थे, उनको सजा दी जाए, घर से भागे लोगों को अपने जमीन में दोबारा बसाया जाए और उनको कंपनसेशन भी दिया जाए। H.H. कोलमैन और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध को देख रॉबर्ट्स जान लेते हैं कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। आखिर 29 नवंबर 1929 में उदास और निराश मन से रॉबर्ट्स इंग्लैंड रवाना हो जाते हैं। सैनबॉर्न से शुरू हुई इवेंट असम और मणिपुर से निकलकर लंदन पहुंचता है। लंदन पहुंचते ही रॉबर्ट्स होम काउंसिल को बर्खास्त करते हैं और नया टीम बनाते हैं। जिस मिशन को रॉबर्ट्स ने स्थापित किया था, उस मिशन को दोबारा लेने के लिए वे कानून का सहायता लेते हैं। रॉबर्ट्स द्वारा चुना गया नया टीम भारत में ब्रिटिश सरकार को आवेदन करती है कि मिशन के अधिकारियों जिनके ऊपर आने और जाने पर पाबंदी लगी है, हटा दिया जाए। लंदन में ये चल रहा था। अमेरिका में क्रिश्चियन नेता परेशान थे, एक ही मिशन सोसाइटी के अंदर चल रही कानूनी लड़ाई को लेकर। रॉबर्ट्स और कुछ ही सोच रहे थे, क्यों मिशन का धन कानूनी लड़ाई में खर्च किया जाए, और नया मिशन बनाने की इच्छा रॉबर्ट्स को प्रेरित करती है कि वे कोर्ट के सामने कुछ ना कहें। H.H. कोलमैन NEIGM मिशन का निर्विवाद मालिक बन जाते हैं। रॉबर्ट्स नई मिशन इंडिया बर्मा पायोनियर मिशन IBPM स्थापित करते हैं। मणिपुर में इंडो बर्मा पायोनियर मिशन का कुछ भी प्रोस्पेक्ट बचा नहीं था। एक कारण ये था कि जब रॉबर्ट्स ने NEIGM को गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर में रजिस्टर किया था, उसमें यह कहा गया था कि मणिपुर में और कोई दूसरी मिशन काम करने की अनुमति नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत में टेंशन चल ही रहा था। गवर्नर ऑफ असम रॉबर्ट्स को भारत में मिशनरी मानने से इनकार कर देती है। गवर्नर ऑफ असम के राय को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड एरविन वायसरॉय निर्देश देते हैं कि मणिपुर में रॉबर्ट्स की एंट्री पर निषेध लगाया जाए। कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो चुकी थी। सैमुअल हॉर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, लॉर्ड एरविन के अगेंस्ट में होते हैं। वे बोलते हैं कि किसी भी ब्रिटिश सब्जेक्ट से मिशनरी की मान्यता नहीं लिया जा सकता। इन सब के बावजूद गवर्नर ऑफ असम और मणिपुर पॉलिटिकल एजेंट अपनी राय पर बने रहते हैं। उनका भय यही था कि रॉबर्ट्स को मणिपुर में आने की अनुमति देना निश्चित तौर पर टकराव का माहौल बन जाएगा। उनको इस बात पर भी डर था कि
इस परिस्थिति में मणिपुर के राजा मिशनरीज को जो रियायतें दी रखी है वे रियायतें कहीं वापस ना ले लें। ब्रिटिश अधिकारी इस बात पर भी संज्ञान लेते हैं कि जिस कुकी जाति के बीच रॉबर्ट्स की मिशन चल रही थी, इस कुकी जाति ने 1919 में अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़े हो गए थे। The Kuki tribes in Manipur recently paid rich tributes to their departed leaders and observed the centennial of the 1917 to 1919 Anglo-Kuki War with the unveiling of a monolith under the theme War Heroes Who Valiantly Fought for Kuki Rights and Freedom at Semtong Road, Songpi Village and Tuibuang Village of Churachandpur district. The Kuki is considered today as one of the biggest uprising by the tribe against the colonial power, as this was the time when the Kukis chose to fight the Nexid, the time when one of the fiercest war of independence was fought against the Britishers. आखिर रॉबर्ट्स को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। वहाँ अमेरिका में रॉबर्ट्स के ऊपर केस फाइल किया जाता है इस बात को लेकर कि क्योंकि वे अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, इसलिए फंड रेजिंग करना इलीगल है। ये केस एच कोलमैन के सहयोगी जो असम में स्थित थे अपने भाई से बोलकर अमेरिका में करवाते हैं। अमेरिका में रॉबर्ट्स की कुछ दिन और रहने की आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है। अमेरिकन सरकार नोटिस तक जारी कर देती है कि रॉबर्ट्स की पत्नी और 2 बच्चों पर भी उनका निर्देश लागू होगा। और यहाँ मणिपुर में रॉबर्ट्स के सपोर्टर्स पर सरकारी चाबुक चल रहा था। मणिपुर के महाराजा रॉबर्ट्स द्वारा नई स्थापित मिशन IBPM पर भी एक्शन लेने का निर्देश देते हैं, जो अब इंडिपेंडेंट चर्च के अंदर संगठित हो गए थे। 22 नवंबर 1930 में मणिपुर पॉलिटिकल एजेंट सरकारी ऑर्डर जारी करते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट चर्च का कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं और किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। गवर्नर ऑफ असम यहाँ तक कहते हैं कि वे लोग जो रॉबर्ट्स द्वारा स्थापित मिशन के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहते हैं, उनका भला इसी में है कि वे मणिपुर छोड़ दें। सरकारी तंत्र इस तरह रॉबर्ट्स के अनुयायियों पर चढ़ते हैं कि वे एक साथ मिलकर प्रेयर तक नहीं कर सकते। ब्रिटिश सरकार को बार बार अनुरोध किया जाता है कि रॉबर्ट्स के अनुयायियों को तंग नहीं किया जाए, उनके अपने फेथ को पालन करने का छूट दिया जाए। पर इन सब प्रयास का ब्रिटिश सरकार पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सरकार अपने स्टैंड में ही रहती है। 1932 में ब्रिटिश सरकार बस इतना कहती है कि असम और मणिपुर स्थित लोकल अथॉरिटीज के कामों पर वे इंटरफेयर नहीं करना चाहते। पर रॉबर्ट्स के अनुयायी इंडिपेंडेंट चर्च के रूप में न सिर्फ अपने ऊपर हो रहे यातनाओं को सह लेते हैं, बल्कि अपने आप को चलाने में सक्षम भी होते हैं। 1941 आते आते सरकारी तंत्र इंडिपेंडेंट चर्च पर कुछ नरम पड़ती है। अब लूसा हिल्स यानी आज की मिजोरम राज्य से मणिपुर जा सकते थे, बस उनको मणिपुर दरबार के प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकारी फाइलों में मणिपुर का साउथ वेस्ट एरिया NEIGM के अंदर था। चुराचांदपुर में नई मिशन हेडक्वार्टर स्थापित करने की अनुमति H कोलमैन मणिपुर के राजा से ले लेते हैं। NEIGM को सरकारी मदद खूब मिलती है, पर संगठन कैंपों में बटी होती है। ये थी सनबॉर्न की कहानी। इस छोटे से एरिया से निकली एक घटना कैसे भारत, इंग्लैंड और अमेरिका को अपने घेरे में ले लेती है। रॉबर्ट्स के कामों के कारण से ही कुकी समूह के अंतर्गत आती जातियां क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई। आज के दिन मेजॉरिटी कुकीज क्रिश्चियनिटी पालन कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में सनबॉर्न से शुरू हुई ये घटना भारत में ही क्रिश्चियन जगत में खूब पढ़ी और लिखी जाती है। उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। निश्चित तौर पर इस घटना पर हिंदू चिंतन होनी आवश्यक है। इस पूरे एपिसोड को समझने के बाद एक आम हिंदू ये निश्चित है उसका दिमाग चकरा गया होगा। ये एपिसोड साबित करती है कि अब्राहमिक वर्ल्ड में रिलीजन पर्सनल चॉइस या व्यक्तिगत चयन नहीं होता।